पुण्य सलीला मेकल सुता मां नर्मदा। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की यूं तो कई कहानियां हैं। हर कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इस नदी के बनने की कहानी। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि ये राजा मेकल की पुत्री थी। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनका पुराण है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि नर्मदा के तटों पर गुप्त तप करते हैं। हम आपको नर्मदा मैया से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इनका जन्म 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे मां नर्मदा प्रकट हो गईं। इसी वजह से इन्हें शिव सुता भी कहा जाता है। चिरकुंवारी मां नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि अनंत काल तक मां नर्मदा को संसार में रहने का वरदान है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने मां रेवा को वरदान दिया था कि प्रलय काल में भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। अपने निर्मल जल से तुम युगों युगों तक इस समस्त संसार का कल्याण करोगी। मध्य प्रदेश के खूबसूरत स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। यहाँ से मां नर्मदा एक छोटी सी धार से प्रारंभ होकर आगे बढ़ते हुए विशाल रूप धारण कर लेती हैं। ये स्थान अद्भुत दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। इसी जगह पर मां रेवा का विवाह मंडप आज भी देखने को मिलता है। मान्यता है कि एक बार क्रोध में आकर उन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली और अनंत काल तक अकेले ही बहने का निर्णय लिया। तब से मां नर्मदा अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती हैं। इनके इस अखंड निर्णय की वजह से ही इनको चिरकुंवारी भी कहा जाता है। वैसे तो मां नर्मदा को लेकर अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो भी भक्त पूरी निष्ठा के साथ इनकी पूजा व दर्शन करते हैं, उन्हें ये जीवन काल में एक बार दर्शन अवश्य देती हैं। अन्य नदियों से विपरीत नर्मदा से निकले हुए पत्थरों को शिव का रूप माना जाता है। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात नर्मदा के पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नर्मदा से निकले हुए पत्थरों की शिवलिंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। ऐसी पुरातन मान्यता है कि गंगा स्वयं हर साल नर्मदा से भेंट और स्नान करने आती हैं। मां नर्मदा को मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसी वजह से गंगा हर साल स्वयं को पवित्र करने मां नर्मदा के पास पहुंचती हैं और ये दिन गंगा दशहरा माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी आज की खास पेशकश है हर हर नर्मदे। ये पैकेज जो आपने देखा, इस पैकेज को देखने के बाद नदियों का जो स्तुतिगान है और जो सच है, नदियों का जितना महत्व, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। राजनीतिक, आर्थिक, तमाम जो बड़े बड़े प्रतिमान हैं सभ्यताओं के, वो भी नदियों के किनारे विकसित हुए। इसलिए नदियों का स्तुतिगान बहुत है। लेकिन नदियों के स्तुति गान के पीछे उनकी पीड़ा छिप जाती है। वो पीड़ा जो एक माँ की पीड़ा होती है, कि वो माँ जो संतानों को पालते पोसते समय तमाम कष्ट उठाती है, उनका मल मूत्र और तमाम तरह की जो चीज़ें रहती हैं, उनको माँ कभी ये नहीं कहती कि इससे मुझे बहुत कष्ट पहुँचा। नदियों का जीवन भी एक ऐसी ही माँ की तरह रहा, जिसका उपयोग उसकी संतानों ने खूब किया और श्रद्धा रूपी कर्मकांड, या माफ़ कीजिएगा मैं ये भी कहूँगा कि वो कर्मकांड से अधिक नहीं हो पाए, वो भी खूब हुए। लेकिन इन नदियों के संरक्षण के लिए और माँ का जो स्थान जीवन में आपके हमारे ख़ासतौर से सनातन परंपरा में होता है, वो हमने उसको भुला दिया, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं रही। आज भी नदियाँ, चाहे वो गंगा हों या नर्मदा हों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये दोनों नदियाँ इंडेंजर्ड हैं, यानी ये संकट में है, ये लुप्त होने की स्थिति की तरफ बढ़ सकती हैं। ये कहते हुए बहुत पीड़ा होती है, लेकिन ये सच है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी तैयारी क्या है? हम नदियों के बिना क्या किसी जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नदियों के किनारे जो दृश्य आपने और हमने देखे हैं, क्या उसके बिना कोई जीवन होगा? क्या कोई कृत्रिम झील, मानव निर्मित कृत्रिम झील या नदी उसका रूप ले सकती है? कई बड़े सवाल हैं।
आज मुझे लगता है ये बहुत मौजू विषय है और हम कोसने में ना अटकें, हम समाधान की तरफ आएँ, हम बात करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे ही दो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ हैं जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सीमा से भी परे, मैं बेहिचक कहूँगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जल प्रेम और नदी के प्रति अपनी संरक्षणकारी प्रवृत्ति के चलते बड़े किरदार हैं। सबसे पहले मिलिए, मेरे साथ हैं राकेश दीवान जी, जो कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर, वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर एक बहुत ही बड़ा नाम है और उतने ही विनम्रता से वो उस तमाम बड़ेपन के पीछे अपनी विनम्रता को लेकर आगे बढ़ते हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। और ऐसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बहुत उम्मीद जगाते हैं कि प्रशासन की जटिल, पेचीदा और बहुत महत्वपूर्ण मसरूफियत के बीच में उन्होंने अपने जल प्रेम को जीवित ही नहीं रखा बल्कि जल पुरुष की उपाधि भी पाई, और जिसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी ये माना कि ये विश्व के, जब वो देवास के कलेक्टर रहे और जिस तरह से उन्होंने वहाँ जल संरक्षण का काम किया, उसको ये माना गया कि ये दुनिया के कुछ फ्रंट लाइनर्स जो महत्वपूर्ण जल संरक्षण के कार्य हैं उनमें से ये एक है। उमाकांत उमराव जी मेरे साथ हैं, जो वर्तमान में प्रमुख सचिव सहकारिता और श्रम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अगर मैं ठीक ठाक अपडेट हूँ तो। सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और नर्मदा संरक्षण की जो पहल, नमस्कार जी धन्यवाद, जो निरंतर चल रही है, जब वो होशंगाबाद कमिश्नर रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जल विशेषज्ञ की दृष्टि से उन्होंने नर्मदा संरक्षण के लिए जो कोशिशें की, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी भी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश थी, उसको मूल भाव से समझते हुए वो आगे बढ़े। राकेश जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी, नदियों के स्तुति गान में तो हम खूब डूब जाते हैं, नर्मदा जयंती हो या कोई भी धार्मिक प्रसंग हो, अमावस्या हो, मौनी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, लेकिन नदियों के संरक्षण की जो हमारी भूमिका है ये कर्मकांड तक ही सीमित रह जाती है। सरकारों की मंशा भी ईमानदारी से ज़मीन पर उतरती हुई इसलिए नज़र नहीं आती कि शायद हमारे पास उस तरह की विशेषज्ञता नहीं है, हमारे पास उमाकांत उमराव और राकेश दीवान जैसे एक्सपर्ट उस काम से नहीं जुड़ते, उसको भी सीमेंट कंक्रीट के जंगल की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। पहली एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी, आपने ठीक ही बात की। असल में मोटे तौर पर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ नदियों और वैसे भी बाकी प्राकृतिक स्रोतों के साथ हमारा रिश्ता समाप्त होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहा है। हमारे लिए नदी अब केवल पानी का एक स्रोत हैं, हमारे लिए तालाब हैं, हमारे लिए कुएं हैं, ये सब जो जल स्रोत बने हैं और बहुत पीढ़ियों से बने हैं। मतलब नर्मदा का तो अपन इतिहास भी नहीं जानते, जैसे आपने कहा कि काल से परे, समय और काल से परे हैं। तो ऐसी नर्मदा को हम केवल पानी का स्रोत माने, ये शायद ठीक बात नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारा नदी के साथ, वो रिश्ता हमारा इस सदी में बहुत क्षत विक्षत हुआ है, बहुत टूटा है, बहुत और उसका नतीजा फिर हम लोग जो देखते हैं नदियों की तकलीफ़ों के रूप में, जो अभी आपने कहा कि नदी है, लेकिन नर्मदा तो 10 बड़े तालाबों में परिवर्तित हो चुकी हैं, जिसमें से 5 तालाब बन चुके हैं, विशालकाय तालाब हैं। लेकिन नदी का जो एक अविरल बहने का जो स्वभाव है, जो गंगा के बारे में बार बार लोग कहते रहते हैं, अविरल बहने की एक प्रवृत्ति रहती है, वो टूट चुकी है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नदी के साथ आपका रिश्ता नहीं है। आप जो लाभ लेना चाहते हैं वो सारे लाभ आप अविरल बहते हुए भी ले सकते हैं, लेकिन आप न मालूम किस तकनीक के वशीभूत इस चीज़ों में पड़े हुए हैं। और जैसा आप जानते हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने किया, और उमराव जी यहाँ पर हैं तो उनका काम तो मैं बहुत आदर के साथ याद करता हूँ कि उन्होंने किया, उन्होंने दिखाया ये बात कि बिना आपको नदियों को तोड़े, नदियों को रोके, आप पानी की ज़रूरत और अगर चाहें तो बिजली की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है, उमराव जी के तरीक़ों से जो उन्होंने देवास में अपनी तरफ से किए थे, और जगह भी जहाँ वो रहे वहाँ उन्होंने उसके प्रयोग किए। तो बिल्कुल जी, मैं एक टिप्पणी लेता हूँ, उमाकांत जी की तरफ चलूँगा। सर, जब आप कमिश्नर होशंगाबाद रहे तो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल की कि आपने संधारण शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू किए कि आज से 50 वर्ष पूर्व या 75 वर्ष पूर्व नर्मदा तट कैसे होते थे, 70 के दशक के पहले नर्मदा की क्या स्थिति थी, और गांव-गांव जाकर और अपने प्रशासनिक अधिकारी के
चोले को उतार कर ग्रामीणों की तरह ही, उन्हीं की तरह सहज होकर आपने जो चीज़ें इकट्ठा की, मुझे याद है हमने आपसे उस दौर में बातचीत की थी और आपने बताया कि एक ऐसी सफ़ेद जड़ी भी पाई जाती थी जो अमृत संजीवनी जड़ी की तरह होती थी, और कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि नदी में बहते हुए यदा कदा कभी कभी वो दिख जाती है। सुरखाब पक्षी की भी बात मुझे याद है जो आपने हमसे शेयर की थी कि 70-75 के दशक तक नदी, नर्मदा नदी के गांव में, होशंगाबाद डिवीज़न के आसपास के गांव में वो पक्षी दिखता था। राइपेरियन जोन जो नदी का होता है वो भी मैंने आपसे सीखा और समझा कि कैसे हमने नदियों को, राइपेरियन जोन जो होता है उसको नष्ट करके जो नदी के लिए फिल्टर छनने का काम करता है। आज जो स्थिति है सर, क्या करने की ज़रूरत है, इस पर हम अधिक बात करें, और आप किस तरह देखते हैं नदियों के संरक्षण को, उनके आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को सुरक्षित करने के लिए सर। जी उमाकांत जी। मैं सबसे पहले बहुत ही ठेठ भाषा में कहना चाहूँगा कि हम सबको ये समझने की बात है कि एक नदी में और एक नहर में क्या अंतर है। जी जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम नदी और नहर के अंतर को भूल गए हैं जी, और हमको ऐसा लगने लगा है जी कि नदियाँ जो है वो केवल पानी के चैनल्स हैं, वो पानी को ले जाते हैं। जी। इसमें मैं 2-3 बातें और जोड़ना चाहूँगा जो आपके शुरुआती उद्बोधन से जी निकली हुई हैं जी कि न केवल गंगा जी और नर्मदा जी संकट में हैं। जी। मेरा एक प्राथमिक अनुमान है जी कि लगभग 80 से 90% नदियाँ जी जो एक्वाफर बेस नदियाँ थी, जी, मतलब जिनमें अंदर से पानी नदियों में आता था, ये पूरे देश की बात कर रहे हैं वो लगभग जी। 80 से 90% नदियाँ ऑलरेडी जी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जी लगभग ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। जी। और ये वो नदियाँ होती थी जिनमें साल के 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने पानी बहता रहता था। जी। और आज इनकी ये स्थिति है कि जिस दिन बारिश होती है उसके कुछ घंटों उसमें पानी रहता है, उसके बाद पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। जी जी। जो आपने राइपेरियन जोन इकोसिस्टम की बात की है, जी, इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझने की बात है कि जो नदी का पारिस्थितिकी तंत्र है जी, वो पूरे ही पृथ्वी के जमीनी और पानी के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जटिल और मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, ये अभी लगभग खत्म होने के कगार में है। जी। और यही एक पारिस्थितिकी तंत्र था जो एक नहर और नदी में अंतर पैदा करता था। जी। जब हम कहते हैं कि हमारी माँ नर्मदा, हमारी माँ गंगा पवित्र रही हैं, तो इसका आशय ये है कि उसके राइपेरियन जोन इकोसिस्टम का जो फ्लोरा और फौना था वो इस तरह का था जो उसमें उस तरह के गुण पैदा करता था। बिल्कुल ठीक बात है जी। आज इनमें से कई नदियों के ऐसे हिस्से हो गए हैं, कई नदियों के, इनमें दोनों नदियों के ऐसे हिस्से हैं कई, विशेष रूप से गंगा जी की बात करूंगा, कि जहां वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि उसको छूना नहीं चाहिए, इतना अब इतना खराब हो चुका है जी। और जब मैं इसके पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा हूं तो ये हमारे अपने अस्तित्व, मनुष्य के अस्तित्व का लिटमस टेस्ट है। यदि नदी के राइपेरियन जोन इकोसिस्टम हेल्दी है, इसका मतलब पूरी सृष्टि का पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम हेल्दी है जी। यदि यह इकोसिस्टम सुरक्षित है तो इसका मतलब सब्सटेंशियली हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित है। इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि जंगल में यदि टाइगर है, इसका मतलब पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है जी। हमारी नदियों का भी यही है, यदि हमारी नदियां अस्तित्व खो रही हैं, नदियों का अस्तित्व संकट में है, इसका मतलब हमारी पूरी पृथ्वी का अस्तित्व संकट में है। बिल्कुल ठीक बात है जी। जी, ये बहुत और महत्वपूर्ण इससे बात बचने का एक ही तरीका है जी कि हम ये समझ हाँ, जी जी। कि हम ये समझ लें कि नदियों के साथ में हम नहरों से हमको भिन्न व्यवहार करना है और उसकी समझ भी भिन्न रखनी है। वो केवल पानी की वाहक नहीं है, संवाहक नहीं है,
जी। उनका अपना एक परिवार है जिसमें फ्लोरा और फौना दोनों हैं, और यदि वो जीवित है, स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब वो नदी भी अपनी पवित्रता के गुणों को लिए हुए हैं, जी। और हमारा उसके आसपास जुड़ा हुआ पूरा सरंजाम, चाहे वो कॉमर्शियल हो, एग्रीकल्चर का हो, पर्यावरणीय हो, वो सभी सुरक्षित हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। मैं आता हूँ कुछ और सवालों के जो नर्मदा जी में हम लोगों ने कोशिश, जी हाँ, मैं इसी पर आऊँगा जब दूसरे हिस्से की तरफ मैं बढ़ूँगा। मैं इससे जुड़ा एक छोटी टिप्पणी में ज़रूर फिर दीवान साहब की प्रतिक्रिया ज़रूर लेना चाहूँगा। सर, मुझे याद है कि आपने कुछ सालों पहले एक बात हमें शेयर की थी कि एक बार जब आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनको कुछ पेचिश जैसी बीमारी थी, और झाबुआ के किनारे आप थे, एक नर्मदा जी के तट पर, तो एक बुजुर्ग ने एक घास निकाली नर्मदा जी में जाकर, जब उन्हें पता चला कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसकी 2 बूंद रस उन्होंने उनकी जिह्वा पर उसका स्पर्श कराया और कहा कि इसको 2-2 घंटे में लेते रहिए। लेकिन आपने मुझे बताया था कि एक ही खुराक में वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। यानी जो इंडिजिनस नॉलेज है हमारा नदियों को लेकर, हमारी परंपराओं को लेकर, जड़ी बूटियों को लेकर, और नदियाँ हमारे वनों के विकास में और हमारी जड़ी बूटियों के फ्लोरा फाना के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। आखिर नदियों के संरक्षण को लेकर अगर हम इस नज़रिए से भी आगे बढ़ते, शायद वो नज़रिया भी हमने छोड़ दिया कि नदियों से क्या क्या लाभ थे हमें, जिसकी बात उमाकांत जी ने काफ़ी विस्तार से की है। सर, जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे कि एक जो हमारी नदियों से या प्रकृति से हमारी दोस्ती समाप्त हुई है, तो जाहिर है कि दोस्त तो प्रकृति भी हमारी उस तरह से परवाह नहीं करती हैं। और आप देख रहे हैं लगातार, अभी हमने हाल में उत्तराखंड का एक बड़ा भारी त्रासदी देखी है जी, जिसमें अभी भी वो लाशें नहीं मिल रही हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, अभी भी लोगों को संकट लग रहा है, और डर अभी भी बना हुआ है कि क्या पता वो तालाब अगर टूट गया तो नीचे तक, और ये स्थिति जो है वो हरिद्वार तक आने वाली है। तो ऐसा व्यवहार अगर हमने नदियों के प्रति किया, नदियों के साथ कोई दोस्ती नहीं की और प्रकृति के साथ कोई दोस्ती नहीं की, तो जाहिर है कि हम जो हैं वो इस पूरे ताने बाने में फंसते जाएंगे। और जैसा कि उमाकांत जी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो नहर के भरोसे रहने वाले लोग शायद कुछ साल रह पाएँ, उसके बाद वो भी नहीं बचेंगी आपके हाथ में। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने समाज और अपने आसपास के परिवेश से मित्रता बना के रखें, और उस मित्रता को बनाए रखने के लिए ये जो छोटे छोटे अनुष्ठान हैं, तालाबों के हैं, पानी के हैं, नदी की पूजा का है, इन सब चीज़ों को होते रहना चाहिए, जिससे आप कम से कम नदी को समझ सकें। जी। दूसरी बात जिसमें मुझे लगता है कि बचने की ज़रूरत है, और वो है बाज़ार। क्योंकि हम सब चीज़ का आजकल जैसे कहते हैं कि अब हर चीज़ बाज़ार में उपलब्ध है, बिकाऊ है, और नदी का पानी भी बिकाऊ है। जिसके पास जितना पानी, जितना पैसा, आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, वो पैसे वाली है, इसलिए कहाँ से पानी लाती है? उत्तराखंड से। दुनिया भर का पानी इकट्ठा करके वो अपने पीने के लिए लाती हैं, और उस पानी को क्या करती हैं? आप यमुना जी की हालत देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। यमुना, जिसे हमारे पुराणों में यम की बहन कहा जाता है, उनकी बर्बादी जिस तरह से दिल्ली शहर ने की है, वो तो कमाल का ही है। लेकिन ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि हम मानते हैं कि सारा संसार बाजार को समर्पित है, और बाजार जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो ये मूल्य को भी हमको समझने की और देखने की ज़रूरत होगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे निर्णायक लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनको नदियों की बात सुननी चाहिए। नदियों की बात कैसे सुनेंगे आप? नदी खुद भी कहती हैं। नदी बहुत बार, नर्मदा जी का भी आप उदाहरण ले लें, तो जो पूर आती है वो असल में एक प्रकार से कहना है, एक प्रकार से एक वक्तव्य है उनका कि भाई आप नदी की तरफ देखिए। हम समझते हैं कि बाढ़ आ गई है और इसलिए हम थोड़े बेचैन हो जाते हैं और इतने लोग डूब गए, ये हो गया, आंकड़े वांकड़े करने लगते हैं और लोगों के पुनर्वास की बात करते हैं। लेकिन मूल बात तो ये है कि वो आपसे कुछ कह रही हैं, आप उसको सुनना नहीं चाहते। अभी देखिए, आप 2013 में बद्रीनाथ, केदारनाथ की बड़ी त्रासदी हुई थी जी। उस त्रासदी में नदी ने कुछ कहा था, उत्तराखंड ने कुछ कहा था, मैं तो समझता हूँ कि केदारनाथ ने कुछ कहा था, आपने नहीं सुना। आप ठीक वही हरकतें दोबारा करते रहे। अभी देखिए, आप बहुत ताज़ा उदाहरण है, कोरोना के बाद सारी नदियों का पानी साफ हुआ था, सारी, नर्मदा का भी हुआ था, और जगह की नदियों, गंगा का देखिए, यमुना तो चमत्कारिक रूप से साफ हुई थी।
लोगों ने चकित हो गए थे कि कैसे ये हो गया। 2.5 महीने का कुल मिला के लॉकडाउन था, उस 2.5 महीने में यमुना जो है वो वापस पुनर्जीवित हो गई थी लगभग। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि दिल्ली के तमाम कारखाने, तमाम ट्रांसपोर्ट ये बंद हुआ था, तो उससे जो निकलने वाला केमिकल था, जो मेडिकल वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है, वो यमुना को बर्बाद कर रहा है। और वो बंद हुआ तो ज़ाहिर है नदी अपने आप खुद साफ़ सुथरी हुई और गंगा में उसका असर देखने मिला। आप सोचिए, ये बड़ा हमारे लिए सबक है कि जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, जिसके लिए प्राधिकरण बने, जिसके लिए मंत्रालय बन गया, अब तो मतलब इस सरकार में तो मंत्रालय बना हुआ है, केंद्रीय मंत्रालय जो गंगा स्वच्छता का नाम लेकर के काम करता है। इतना बड़ा बजट देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले हैं इसको लेकर के, उसके बावजूद हम गंगा को साफ नहीं कर सके। जी। और 2.5 महीने के कोरोना ने, 2.5 महीने के कोविड के लॉकडाउन ने आपका वो काम कर दिया जो आप अरबों रुपए से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमको बैठ के सुनना चाहिए ना, हमको बैठ के सोचना चाहिए इस विषय पर कि भाई हमारे कामकाज में, हमारे इन्वेस्टमेंट में जी क्या खामी है, क्या गड़बड़ हो रही है। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। मैं फिर चलूँगा एक बार उमराव जी की तरफ। सर, जब मैं आपसे बातचीत करने के लिए 2-3 साल पहले होशंगाबाद आया था, तो मुझे बताया गया कि इसके किनारों पर कुछ ऐसे लोग भी होते थे, मैं उनका पूरा नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ, जो शायद वो पहलवानी करते थे, तो कुछ पहलवान संबोधन मुझे याद है। और वो सुबह सुबह जब नर्मदा स्नान के लिए आते थे, तो अल सुबह वो ये भी देखते थे कि कोई नर्मदा घाट के किनारे कपड़े तो नहीं धुल रहा है या साबुन लगाकर स्नान तो नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें दिख जाता था, शायद सेठानी घाट की ही बात थी, तो बड़ी ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाते थे और दौड़ पड़ते थे मारने के लिए। अब शायद ऐसे साधु संतों की संख्या भी कम हो गई है और गृहस्थों की संख्या भी ना के बराबर है, जो नदियों के संरक्षण के एक विसिल ब्लोअर हुआ करते थे, जिनको किसी सरकार ने नहीं रखा था, वो अपने सामाजिक दायित्व को निभाते थे। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है, खामी हो सकती है उसमें, होती ही है ये, लेकिन हम सामाजिक दायित्व भी अपना पूरी तरह भूल चुके हैं। आपने वहाँ एक कमिश्नर के तौर पर भी इन चीज़ों को देखा, महसूस किया, और मैं यहाँ एक अधिकारी के नाते नहीं, एक जल संरक्षण के विशेषज्ञ के नाते आपकी राय चाहूँगा। जी जी। सर, देखिए, हम सभी लोग एक आर्थिक युग में हैं जी, और जिस चीज़ पे हम आर्थिक महत्व समझ पाते हैं उसको हम अपने हिसाब से प्रयोग करने की कोशिश भी और संरक्षण करने की कोशिश भी करते हैं जी। ये एक सच्चाई है जिसमें हम सभी लोग जी रहे हैं। नदियों में हमने उसके केवल पानी के महत्व और पानी के आर्थिक महत्व को ही समझ पाए हैं जी। यद्यपि नदियों का जो इकोसिस्टम है, राइपेरियन जोन जो इकोसिस्टम है, जो नदी को नदी बनाता है, या कहना चाहिए एक बहते हुए पानी के एक चैनल है, उसको नदी के रूप में समाज के सामने पेश करते हैं। उस पे जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा फोना है, उसका हमारे जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे अगली आने वाली पीढ़ी के जीवन में और हमारे पूरे कॉमर्शियल जो हमारी सोच है उस पे क्या रोल अदा करता है, हम समझते हैं कि ये या तो गौड़ हो गया है या हम समाज को नहीं समझा पाए हैं जी। ये आवश्यक ये है कि हम इसको समझें और समझाएं भी। जो होशंगाबाद में प्रयास किया गया था वो एग्जैक्टली यही था कि उसके कई उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये भी था कि हमारी एक ऐसी जनरेशन अब हमसे विदा लेने वाली है या ले रही है जिसके पास वो जनरेशन नॉलेज है जो आज से 60 साल 70 साल पहले उपलब्ध वहाँ फ्लोरा और फौना के बारे में है, बहुत जो कि वो एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तो उद्देश्य था कि इसके पहले कि वो हमसे इसके पहले कि वो पीढ़ी हमसे विदा ले, हम उस पीढ़ी के जो देशज ज्ञान है उसको डॉक्यूमेंट कर लें। भले हम आज उसको रिवाइव ना कर सकें, लेकिन यदि हम इकट्ठा कर पाएंगे तो कभी न कभी तो रिवाइव हो ही जाएगा जी। एक तो ये था। सेकेंड ये था कि वो जो फ्लोरा फौना था उसने कैसे युगों युगों तक, शताब्दियों तक वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में और वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन के आर्थिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसका क्या इम्पोर्टेंस था,
और वो पानी नहीं, पानी के अलावा जो बहुत सी चीज़ें थी, जैसा आपने अभी एक उदाहरण दिया कि ये कोई पत्ती थी, जैसे उसमें मुंह में डालिए, जो उनका पेट अपसेट था इमीडिएटली ठीक हो गया जी। तो ये इन दोनों महत्व को लोग समझ सकें, आत्मसात कर सकें, और पानी का जो अस्तित्व है वो भी उन्हीं फ्लोरा फोना के साथ जुड़ा हुआ है, ये रिलेशन भी समझ सकें, ये पूरा उस अभियान का उद्देश्य था। मुझे लग रहा है कि जो डायरेक्ट दिखता है कि हमने पानी लिया, अपने खेत में डाला, जो फसल सूख रही थी वो लहलहाने लगी, जहाँ 4 कुंटल होने वाला था वहाँ 6 कुंटल पैदा होने लगा, वो सबको समझ में आता है और बहुत आसानी से समझ में आता है। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें अब पानी का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है, वो हमको समझाने के लिए एक नई विधा, एक नई सोच और नए तरीके पे काम करना पड़ेगा, जो वहाँ राइपेरियन जोन इकोसिस्टम में होशंगाबाद में किया गया था। मैं यहाँ बीच में एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मुझे बाद में पता चला कि जो पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम है, वो लोग शायद एक नदी विश्वविद्यालय या कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, जो एक्चुअली नदी, इसी नदी का जो प्रयोग हुआ है, नर्मदा जी में प्रयोग हुआ है, वहाँ लाइव स्कूल वो चलाएंगे या कॉलेज चलाएंगे। अरे वाह जी। मुझे लग रहा है इस तरह के प्रयोग पूरे देश में करने की ज़रूरत है जी। कि हम अपने जो हमारे समाज के लीडर्स हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, बच्चे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, इन सबको हम नदियों के किनारे ले जाएं और पानी नहीं, उस पानी से जुड़े हुए पूरे पारिस्थितिक तंत्र को समझने की कोशिश करें। और वो जो बहुत बारीक सा रिश्ता है कि एक वहाँ जो पक्षी आता है, यदि वो कल नहीं होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वहाँ जो पेड़ है जो एक किडनी की तरह काम करता है या एक हार्ट की काम करता है नदी के लिए, यदि वो नहीं होगा तो क्या होगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक फंक्शन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन सुन रहा था और उन्होंने अपने बचपन की यादें बताई थी कि जब वो छोटे थे और नर्मदा जी में डुबकी लगाते थे तो नीचे पानी के बुलबुले निकलते रहते थे। एक्चुअली वो पानी के बुलबुले नहीं थे, वो एरेशन प्रोसेस कहते हैं, जो किनारे जो फ्लोरा फोना रहता है वो पानी अंदर छोड़ते रहते हैं और उसमें ऑक्सीजन भी डिजॉल्व करते रहते हैं। जैसे हमारी नदियों का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो सामान्य तौर पे तालाबों में 4 होता है, वहाँ 8, 9, 10, 11, 12 होता है जी। और जिसके वजह से नदियों में नहा के हमको अच्छा लगता है। इसी तरह बहुत से ऐसे जो छोटे जीव जंतु, माइक्रो जीव जंतु हैं जो उस नदी को मेडिसिनल वैल्यू देते हैं, जो उस नदी को सेल्फ प्योरिफिकेशन वैल्यू देते हैं। आपको याद होगा बहुत लोग बात करते हैं कि आज से 30 साल पहले कोई गंदगी डाल दीजिए नदी में तो अपने आप साफ हो जाती थी, या कई ऐसे डिजीज होती थी कि यदि आप उसमें नहाएं तो नहाने से ही ठीक हो जाता था, किसी का 1 बार में, किसी का 10 बार में, किसी का 20 बार में जी। और ये वो है जिनकी वैल्यू है, जिनकी आर्थिक महत्व है। मुझे लग रहा है ये रिलेशन हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, उसके इस पूरे बेनिफिट्स को हम कॉमर्शियली लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, जिससे वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं जी, कि हम इसको पानी के नज़रिए से ना देखें। ये हमारी केवल सिविक नीड को पूरी नहीं कर रहा है, ये हमारी और भी जीवन के बहुत से जो डोमेन में हमारी आवश्यकताएं उनको पूरी कर रहा है। शायद यही स्ट्रेटजी ऐसी होगी जो सस्टेनेबल होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी चलती रहेगी। मैं एक तो निष्कर्ष ये ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि जैसे हम आज के दौर में कई आध्यात्मिक चैनल्स हैं, उनको प्रणाम भी है और बहुत अच्छी बातें करते हैं। मुझे लगता है नदी बचाने की एक श्रृंखला मीडिया को शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। और प्रतिदिन आप संतों की तरह नदी संरक्षण के तौर पर राकेश दीवान जी और उमाकांत जी और तमाम पानी पर राजेंद्र सिंह जी जिन्होंने काम किया है, जो हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब नहीं हैं, अनुपम मिश्र जी को मैं याद कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर हम नदी को बचाने के तरीकों पर बात नहीं करेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी अभी भी हमारे पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा नहीं है। अभी भी चुनाव में ये विषय नहीं बनता है कि, और ये विषय राजनेताओं की तरफ से नहीं बनेगा, ये बनेगा जनता की तरफ से। जब वो कहेंगे कि क्या आप हमारे क्षेत्र की इस नदी को बचाने का वायदा करते हैं और 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में रिवाइव करेंगे तो हम वोट देंगे आपको। जब तक ये विषय ऐसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये आपके खेत से भी जुड़ा है, ये आपकी सेहत से भी जुड़ा है, ये आपके व्यापार से भी जुड़ा है, और इन सब को छोड़ दीजिए तो ये आपकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है, हमारी सांसों से जुड़ा है। सर, आप क्या सोच रहे हैं? सिर्फ आचमन कर लेने से, प्रणाम कर लेने से काम नहीं होगा। आज
नर्मदा जयंती के इस पुण्य अवसर पर संकल्प लीजिए कि नदी के लिए आप नदी को प्रणाम करके उसमें सिक्का फेंकने और पूजा पाठ के क्रम को जारी रखते हुए आप नदी को बचाने के क्रम से भी अपने सामर्थ्य अनुसार जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा काम होगा सर, बहुत बड़ा काम होगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ। लगता तो है घंटों बात करूँ आप दोनों से इस पर, लेकिन समय की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद उमाकांत जी, और बहुत धन्यवाद करता हूँ राकेश दीवान जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए यहाँ इजाज़त। नमस्कार।